Hello my dear tutees and welcome back to the channel. I am Ritika and today we will be studying environmental balance. But before that I want you all to subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a video you will be notified. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि आपके सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कुछ भी है वो सब इकट्ठा मिलके बनाते हैं एक बायोडाइवर्सिटी। अब इसकी स्टडी कैसे करते हैं? बायोडाइवर्सिटी की जो स्टडी होती है वो करने से पहले हमें सबसे पहले एक स्पेसिफिक जगह चुननी पड़ती है कि हमें कौन सी जगह पर बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करनी है। उस जगह पर फिर साइंटिस्ट जो होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं लेकिन एक ही कंडीशन में नहीं लेंगे। वो उनके अलग अलग कंडीशंस होते हैं ऑब्जर्वेशन लेने की, जैसे कि कभी वो दिन में ऑब्जर्वेशन लेंगे, कभी रात में ऑब्जर्वेशन लेंगे। समटाइम्स दे टेक दीज ऑब्जर्वेशंस एट द डे टाइम, एट द नाइट टाइम, ऑल्सो एट डिफरेंट सीजन्स। सो there is not only one scientist, there are many scientists who take these observation। और जब ये सारे observations जो होते हैं वो इकट्ठा मिलाए जाते हैं। also ये जो observations होते हैं वो सिर्फ plants या एनिमल्स के बेसिस पर नहीं होते, वो हर एक छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड करते हैं। और जब ये सारे ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा लाए जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड ये एक दिन का काम नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हाट द रिजल्टेंट कम्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मैं आपको बताऊंगी एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो देख लो कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन जो भी हो आपको सिर्फ डायग्रामेटिक वे में उसको लर्न करना है, जैसे कि डायग्राम याद रखना है, फिर अपने आप आपको डेफिनेशन आ जाएगी। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस डाउन सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू। सो हम देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट यानी कि हमारा जो सराउंडिंग है और जो कंडीशंस है हमारे आसपास के, वो एक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर जब अफेक्ट करता है, यानी कि जो सराउंडिंग और उसके कंडीशंस एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करता है, देन दैट सराउंडिंग एंड कंडीशंस आर कॉल्ड द एनवायरनमेंट। अब ये जो एनवायरनमेंट है इसमें क्या क्या आता है? The sunlight which we get is a part of the environment. Then हवा जो होती है वो भी एक environment का part है। पानी, soil, plants, animals, also we, मतलब हम भी एक environment का part है। Then ये जो living things होते हैं, living things and non-living things जो होते हैं वो एक दूसरे पर depend होते हैं। जैसे कि living things are dependent on non-living things and non-living things are dependent on living things। तो ये लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक गिव एंड टेक होता है। इस गिव एंड टेक को ही एनवायरमेंटल साइंस स्टडी करता है। सो अब हम देखेंगे फूड चेन क्या होता है। अब चेन में जब भी हम बात करते हैं, एक चेन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर एक भी एलिमेंट या एक भी कंपोनेंट उस चेन में से निकल जाए तो वो चेन कंप्लीट नहीं होती और वो चेन नहीं कहलाती है। इसीलिए एक फूड चेन में भी ऐसा ही होता है, हर एक एलिमेंट या कंपोनेंट जरूरी होता है उस चेन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम्स बताए हैं फूड चेन एक्सप्लेन करने के लिए। पहला डायग्राम हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक सन, कुछ घास, एक ग्रास हॉपर और एक बर्ड बनाई है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर फूड चेन में कैसे बताती हूँ कि ये जो सन है, ये सनलाइट की वजह से ये जो प्लांट है वो ग्रो करता है, ये जो घास जो भी है वो ग्रो करेगा। जब ये ग्रास ग्रो करेगा फिर ये जो ग्रास हॉपर है ये उस घास को खाएगा, फिर वो ग्रास हॉपर को ये बर्ड खाएगी, तो ये फूड चेन हो गया। पर बर्ड का आगे क्या होगा? जब व्हेन द बर्ड विल डाई, जब वो मर जाएगी तो उसके जो भी डेड पार्टिकल्स, मटेरियल जो भी होगा वो उस सॉइल में रह जाएगा। वो सॉइल में वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोजिशन के बाद वापस वहां पर घास या कोई पौधा या कुछ भी जो भी एक प्लांट है वो उग जाएगा। फिर उसके बाद फिर से वो उस घास को ग्रास हॉपर खाएगा, फिर से उस ग्रास हॉपर को वो बर्ड खाएगी और ये जो है वो चलता ही रहता है। और सपोज ये ग्रास हॉपर ही एक्सटिंक्ट हो गए,
सपोज हमारे अर्थ पे से ग्रास हॉपर ही चले गए तो ये फूड चेन कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए इस फूड चेन में हर एक कंपोनेंट का होना ज़रूरी होता है। अब हम सेकेंड डायग्राम देखेंगे, सेम है, एक सन है, यहाँ पर घास है, यहाँ पर रैबिट है और यहाँ पर एक स्नेक बनाया है। सो एज आई कैन से ये जो ग्रास है वो रैबिट खाएगा, रैबिट को ये स्नेक खाएगा और जब ये स्नेक when the snake will die तो उसका जो भी डेड मटेरियल होगा, जो भी रेसिड्यू होगा वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, वो डिकम्पोज होगा और उससे फिर न्यू प्लांट्स या न्यू ग्रास उगेगी। फिर से वो ग्रास रैबिट खाएगा, रैबिट को स्नेक खाएगा और ये फूड चेन कंटिन्यू होता ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि फूड चेन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड कौन सा होता है। और फूड चेन में एक इम्पॉर्टेंट फूड या मेन फूड होता है एक प्लांट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब एनवायरनमेंट पर ही डिपेंडेंट है अपनी फूड के लिए या अपने गुजारे के लिए। वी ईट वेजिटेबल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, also we eat non-veg which is a part of the environment. Also some other plants, other animals eat some other plants because they are herbivores, and some animals eat other animals because they are carnivorous. तो हर एक एनिमल एनवायरनमेंट पर ही डिपेंडेंट है अपने लिविंग के लिए, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसको मैंने एक सनलाइट में रख दिया तो वो सनलाइट लेता है, इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट गिव्स आउट ऑक्सीजन। ये दो उसके मेन एलिमेंट्स है जो वो इनटेक और गिव आउट करता है। एंड ऑल्सो इट अब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल्स एंड द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से ये प्लांट अपना खाना बनाता है या अपना लिविंग करता है। जैसे कि एक सनलाइट की उसको ज़रूरत है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और ऑक्सीजन जो है वो गिव आउट करता है। ऑल्सो इट नीड्स वाटर। सो ये सब जो चीज़ें हैं प्लांट्स को वो खुद के दम पर करता है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहता और इसीलिए ये जो प्लांट है वो एक मेन कंपोनेंट है इस फूड चेन का। जैसे कि हमने फूड चेन में देखा, फूड चेन क्या होता है, हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पर डिपेंड होता है और इसी फूड चेन की वजह से हम लिविंग थिंग्स जो है अपने एंड्स मीट कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स गेट फूड बिकॉज ऑफ दिस फूड चेन। ऑल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फूड चेन। जैसे कि अगर कोई एक प्लांट मर जाता है या कोई एनिमल मर जाता है, सो उसके जो भी एनिमल के डेड रिमेन्स है या प्लांट रेसिड्यू है या उसका एक्सक्रीटा है वो सब सॉइल में मिक्स हो जाता है और फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस सॉइल में वो उस प्लांट रेसिड्यू या डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और फिर जब भी वहाँ पर कोई न्यू प्लांट उगता है तो वो प्लांट उस डिकम्पोज मैटर को या उस फर्टाइल सॉइल को अपनी ग्रोथ में लगा लेता है और इससे न्यू प्लांट्स भी अच्छे से उगते हैं। सो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ होता है फूड चेन में। तो हमने पहले के फूड चेन्स देखे, अभी जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल देखा फूड चेन में, और अब मैं आपको नेक्स्ट चेन बताऊंगी जो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी गिव एंड टेक होता है। जैसे कि ये ओशन वाटर है, ओशन वाटर जो है वो सन के हीट की वजह से इवेपोरेट होकर क्लाउड बन जाता है। फिर जब वो क्लाउड्स बहुत भारी हो जाते हैं वाटर के अक्यूमुलेशन की वजह से, फिर वो बरस पड़ते हैं बारिश के रूप में और जब वो बारिश गिरती है नदियों में या कहीं पर भी तो वो पानी वापस थ्रू द रिवर्स वो सी में या ओशन में एंटर करता है और फिर वही पानी फिर से इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर चला जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। तो ये साइकिल भी चलता रहता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट साइकिल है जो है लिविंग थिंग्स और प्लांट्स का, यानी कि हमारा और प्लांट्स का। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं। तो हमारा और प्लांट्स का भी एक गिव एंड टेक होता है। तो इससे ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेन है।
अब हमने जितने भी चेन देखे, जैसे कि फूड चेन, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली चेन जो प्लांट्स के लिए बहुत काम आती है, उसके बाद वाटर साइकिल, उसके बाद लिविंग थिंग्स और प्लांट्स का जो गिव एंड टेक वाला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला गिव एंड टेक है, वो एक चेन देखा। ये सारे चेन्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इन सब का अगर हम देखें तो एक बैलेंस बनता है और वही बैलेंस को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बैलेंस। और अगर एक भी एलिमेंट उस चेन में से निकल गया तो फिर ये बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे क्या होगा, जो लिविंग थिंग्स होंगे उनका सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए लिविंग थिंग्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये इन्वायरमेंटल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। And that's it for today, my dear duties. I will be soon with a new video. Till then, eat, sleep, study, and repeat. And if you like the way I teach, then surely press the like button and subscribe my channel.